रात का तीसरा पहर था। आसमान पर बादलों ने इस तरह डेरा डाला हुआ था जैसे किसी ने काला कंबल तान दिया हो। हवा में वो काटने वाली सर्दी थी जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाती है। दूर पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं और उस रात पहली बार मैदान में भी बर्फ गिरने के आसार थे। मोहल्ले के सब घरों में चिरागा बुझ चुके थे, सब सो रहे थे, मगर एक घर में जो देखने में पक्का और आला दर्जे का था, जिसके दरवाजे पर पीतल की कुंडी लगी थी और दीवारों पर सफेदी की ताजा परत थी, उस घर में एक औरत की आंखें खुली थीं। उसका नाम था शाहीना बेगम और उसके दिल में जो आग थी वो किसी बर्फ से नहीं बुझती थी। शाहीना बेगम घर की मालकिन थी, या यूं कहिए उसने खुद को मालकिन बना लिया था। असल में यह घर मरहूम रशीद अहमद का था, जो 3 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। रशीद अहमद एक मेहनती और नेकदिल आदमी थे। कपड़े का कारोबार था, मुंशियों का एक दफ्तर था और शहर में इज्जत थी। रशीद अहमद की 2 जिंदगियां थीं। पहली जिंदगी वो थी जो उन्होंने अपनी पहली बीवी रुकैया के साथ गुजारी, एक सादे, खामोश, प्यार भरे घर में। उस घर से उन्हें एक बेटा मिला, जुबैर। जब जुबैर 7 साल का था, तब रुकैया को एक ऐसी बीमारी ने आ दबोचा जो उस जमाने में लाइलाज थी। धीरे धीरे महीनों की तकलीफ के बाद रुकैया इस दुनिया को अलविदा कह गई। रशीद अहमद ने रोए, बहुत रोए, मगर दुनिया रुकती नहीं। कुछ वक्त बाद उन्होंने दूसरी शादी की, शाहीना से। शाहीना जवान थी, चालाक थी और उसके दिल में नरमी की जगह हिसाब किताब था। उसने रशीद अहमद से 2 बच्चे पैदा किए, नाहिद और शब्बीर। और जैसे जैसे उसकी जड़ें इस घर में मजबूत होती गईं, वैसे वैसे उसकी नजर में जुबैर एक कांटे की तरह चुभने लगा। जुबैर रशीद अहमद का पहला बेटा, पहली बीवी का बेटा। उसके होने से शाहीना को डर था, क्योंकि जुबैर जवान होता तो उसे अपने बाप की जायदाद में हिस्सा मिलता, और शाहीना को यह मंजूर न था। रशीद अहमद जब तक जिंदा थे, जुबैर महफूज था। बाप का साया था, बाप की आंखें थीं जो देखती थीं, बाप की आवाज थी जो शाहीना की जबान पर लगाम लगाती थी। मगर जब रशीद अहमद चल बसे, दिल का दौरा था अचानक, तो घर का सारा नक्शा बदल गया। जुबैर उस वक्त 10 साल का था। उसे अभी तक याद है वो दिन जब बाप को खाट पर लिटाया गया था, जब मोहल्ले वाले आए थे, जब दुआएं पड़ी गई थीं। वो रोया था, इतना रोया था कि आंखें सूज गई थीं। मगर उस दिन कोई नहीं था जो उसे सीने से लगाता। शाहीना का ध्यान अपने बच्चों पर था। जुबैर एक कोने में बैठा रहा, अकेला, बेआवाज, टूटा हुआ। उस रात उसने समझ लिया कि बाप के जाने के बाद वो इस दुनिया में अकेला है। जो दिन आए वो आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम बनते गए। शाहीना ने पहले जुबैर का कमरा लिया, कहा कि नाहिद को बड़े कमरे की जरूरत है। जुबैर को एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया, जहां रोशनदान से हवा आती थी और सर्दियों में रात भर ठंड से पूरा जिस्म कांपता था। फिर खाने पर कैंची चली। नाहिद और शब्बीर को दस्तरख्वान पर बिठाया जाता। जुबैर को बाद में जो बचता वो मिलता। कभी कभी कुछ नहीं बचता था। जुबैर उस रात चुपचाप सो जाता, भूखे पेट, मगर जबान पर शिकायत नहीं। फिर स्कूल बंद हुआ। शाहीना ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि 2-2 घरों के बच्चों को पढ़ाऊं। तू बड़ा हो रहा है, काम सीख। जुबैर को घर के काम सौंप दिए गए। सवेरे उठना, आंगन बुहारना, पानी भरना, बाजार से सामान लाना। और जब शब्बीर का दिल करता तो वो जुबैर पर रोब जमाता, जो छोटा था मगर जानता था कि माँ उसकी पीठ पर है। जुबैर सब सहता था, क्योंकि जाता कहां, दुनिया में उसका कोई न था। उन दिनों मोहल्ले में एक बुजुर्ग रहते थे, अब्बास चाचा, उम्र 70 के करीब, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर आंखें तेज। वो रिटायर्ड मुनीम थे, किसी बड़े सेठ के यहाँ 40 साल काम किया था। अब घर पर रहते, नमाजें पढ़ते और कभी कभी मोहल्ले के बच्चों को कहानियां सुनाते। जुबैर अक्सर उनके दरवाजे के बाहर से गुजरता था। एक दिन अब्बास चाचा ने देखा कि जुबैर के पांव में जूते नहीं हैं और सर्दी में नंगे पांव वो बाजार से सामान ला रहा है। उन्होंने बुलाया, बेटे इधर आ। जुबैर रुक गया। तू रशीद अहमद का बेटा है ना? जुबैर, जी चाचा। अब्बास चाचा ने उसे गौर से देखा। चेहरे पर भूख की लकीरें थीं, आंखों में वो उदासी थी जो बचपन में नहीं आनी चाहिए। अंदर आ, बैठ। उस दिन अब्बास चाचा ने जुबैर को खाना खिलाया, गरम दाल, रोटी, थोड़ा साग। जुबैर ने इस तरह खाया जैसे कई दिनों से भूखा हो, और सच में था। अब्बास चाचा खामोश रहे,
मगर उन्होंने जो देखा वो उनके दिल में उतर गया। उस दिन के बाद जुबैर का रोज का एक ठिकाना बन गया, अब्बास चाचा का दरवाजा। अब्बास चाचा ने जुबैर को पढ़ाना शुरू किया, हिसाब, उर्दू और दुनिया की समझ। वो कहते, बेटे, गरीबी कोई जुर्म नहीं, मगर जाहिल रहना जुर्म है। पढ़ेगा नहीं तो दुनिया तुझे कुचलती रहेगी और तू समझ भी नहीं पाएगा कि क्यों। जुबैर सुनता, सीखता। वो तेज था, बहुत तेज। जो एक बार समझाया जाए वो दोबारा नहीं पूछता था। अब्बास चाचा उसे देखते और मन ही मन कुछ सोचते, इस लड़के में कुछ है। वो अपनी बीवी से कहते, कुछ अलग है, ये आग बाहर से नहीं दिखती मगर अंदर जल रही है। जुबैर की उम्र 12 साल हुई। सर्दी का मौसम था। उस साल पहाड़ों से बर्फीली हवाएं कुछ ज्यादा ही उतरी थीं। शहर में रात को पारा इस कदर गिर जाता कि पानी की टोंटियां जम जाती थीं। उस रात, जिस रात का जिक्र इस दास्तान की शुरुआत में था, शाहीना बेगम जाग रही थी। उसके दिल में एक फैसला पक रहा था। उसने उस रोज शहर के एक वकील से मुलाकात की थी। वकील ने बताया था कि रशीद अहमद की जायदाद में जुबैर का कानूनी हिस्सा है और जब वो बालिग होगा वो उस हिस्से का दावा कर सकता है। यह सुनकर शाहीना के पेट में जैसे आग लग गई थी। वो रात भर सोचती रही और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। रात का ठीक 2 बजे थे जब शाहीना ने जुबैर की कोठरी का दरवाजा खटखटाया। जुबैर नींद में था, एक पतली चादर ओढ़े, सिकुड़ा हुआ जिस्म से गर्मी बचाने की कोशिश करते हुए। उठ! आवाज थी तो ज्यादा नहीं, मगर उसमें वो तेजी थी जो नींद चीर देती है। जुबैर उठ बैठा, आंखें मली। क्या हुआ? उठ और कपड़े पहन। जुबैर कुछ समझा नहीं, मगर शाहीना के लहजे में जो था उसे सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कपड़े पहने, वही पुराना कोट जिसके बटन एक एक करके टूट चुके थे, वही पतला पाजामा। शाहीना ने उसका हाथ पकड़ा और घर के पिछले दरवाजे की तरफ खींचा। कहां जा रहे हैं? जुबैर ने पूछा। चुप रह। पिछला दरवाजा खुला। बाहर का मंजर देखकर जुबैर का दिल डूब गया। बर्फ गिर रही थी। पहली बार उस शहर में बर्फ गिर रही थी और वो इस कदर घनी थी कि जमीन पर पहले से 2 इंच की तह जम चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर छाती में दर्द होता था। शाहीना ने जुबैर को दहलीज के बाहर धकेला। जा। जुबैर ने पलटकर देखा। क्या? मैंने कहा जा। इस घर में तेरी जगह नहीं है। तेरी मां मर गई, तेरा बाप मर गया। मैं तुझे पालने की जिम्मेदार नहीं हूं। जा यहां से। जुबैर के पांव जम गए। चाची, मुझे चाची मत कह, मैं तेरी कुछ नहीं लगती। जा। और दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कुंडी की आवाज आई। जुबैर वहीं खड़ा रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। उसे यकीन था कि दरवाजा फिर खुलेगा, कि यह कोई गुस्से का लम्हा है जो गुजर जाएगा, कि शाहीना बेगम अंदर आएंगी और कहेंगी, अंदर आ, ठंड है। मगर दरवाजा नहीं खुला। बर्फ गिरती रही। जुबैर के पांव ठंडी जमीन पर जम रहे थे। उसके पास जूते नहीं थे। वो कोठरी में ही रह गए थे। उसका पतला कोट उस ठंड के आगे कुछ नहीं था। आंखों में आंसू आए, मगर ठंड ने उन्हें भी जैसे जमा दिया। वो 12 साल का एक बच्चा था, रात के अंधेरे में, बर्फ में, अकेला। उसके पास न पैसे थे, न ठिकाना, न कोई अपना। वो चलने लगा, किस तरफ नहीं जानता था, बस चलता रहा। ठंड से जिस्म का एहसास कम होता जा रहा था। पांव सुन्न हो गए थे, उंगलियां जम रही थीं। वो ठोकरें खाता, गिरता, उठता, मगर चलता रहा। गलियां सुनसान थीं। दूर एक मस्जिद का मीनार दिखा। मीनार पर रोशनी थी। जुबैर उस तरफ चला। मस्जिद का दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ा मुअज्जिन था, मुश्ताक मियां, जो तहज्जुद के लिए उठे थे। उन्होंने बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनी। निकलकर देखा तो एक बच्चा बर्फ में कांपता हुआ खड़ा था। बेटे, यहां आ, जल्दी। उन्होंने जुबैर को अंदर लिया, कंबल ओढ़ाया, गर्म पानी दिया। जुबैर कांप रहा था, सिर्फ ठंड से नहीं, उस टूटन से जो अंदर होती है जब दुनिया आपको रात के अंधेरे में अकेला छोड़ देती है। मुश्ताक मियां ने पूछा, कौन है तू? घर कहां है? जुबैर ने जवाब देने की कोशिश की, मगर जबान ने साथ नहीं दिया। सिर्फ इतना निकला, मेरा कोई घर नहीं। और फिर वो बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो मुश्ताक मियां पास बैठे थे। दिन निकल चुका था। बर्फ अभी भी जमीन पर थी, मगर अंदर गर्म था। मुश्ताक मियां ने चाय दी, रोटी दी। जुबैर ने खाया, खामोशी से, फिर उठने लगा। कहां जाएगा? मुश्ताक मियां ने पूछा। जुबैर ने कंधे उचकाए। पता नहीं। तू रशीद अहमद का बेटा है ना? मैंने पहचाना।
बाप जैसी आंखें हैं तेरी। जुबैर रुक गया। मुश्ताक मियां ने उसे बैठाया, फिर खुद बैठे। बेटे, मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी अपनी औलाद नहीं है। इस मस्जिद में रहता हूं, यहां रह सकता हूं जितना चाहे, मगर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मगर तुझे यहां हमेशा रुकना नहीं है। यहां रुक, मगर ये भूल मत कि एक दिन तुझे उड़ना है। जुबैर ने उनकी आंखों में देखा। उड़ूंगा कैसे? मेरे पास कुछ नहीं है। मुश्ताक मियां मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ उन्हें आती है जिन्होंने जिंदगी को करीब से देखा हो। जिसके पास कुछ नहीं होता वो अक्सर सबसे ऊंचा उड़ता है, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता। वो बेधड़क जाता है। मगर बेधड़क जाना आसान नहीं था। जुबैर मस्जिद में रहने लगा, मुश्ताक मियां के साथ। अजान के वक्त उठना, मस्जिद की सफाई करना, और जो वक्त बचता उसमें अब्बास चाचा के यहाँ जाना पढ़ने के लिए। मगर एक दिन जब वो अब्बास चाचा के यहाँ गया तो दरवाजा बंद था। पड़ोसी ने बताया, अब्बास चाचा बीमार पड़ गए हैं, बहुत तेज बुखार। बेटा आ गया है शहर से, उन्हें बाहर ले गया है। जुबैर के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया। वो वहीं बाहर खड़ा रहा, बंद दरवाजे को देखता रहा। पहले बाप गया, फिर घर गया, अब अब्बास चाचा गए। खुदा जाने वो वापस आई या नहीं। उन दिनों जुबैर को पेट भरने के लिए काम करना पड़ा। वो बाजार गया, एक दुकान पर जहां कपड़े की बड़ी दुकान थी। उसने दुकानदार से कहा, मुझे काम चाहिए, जो मर्जी काम दो, बदले में खाना मिले बस। दुकानदार का नाम जमालुद्दीन था। मोटा आदमी, घनी मूंछें, तेज नजर। उसने जुबैर को ऊपर से नीचे तक देखा। कितने साल के हो? 12। स्कूल बंद हो गया। जमालुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, माल ढोना है, ग्राहकों को सामान दिखाना है, दुकान साफ रखनी है। सवेरे 7 से शाम 7 तक खाना दोनों वक्त मिलेगा। पैसे नहीं। जुबैर ने सोचा, नहीं, मंजूर है। वो काम करने लगा। माल उठाता, सामान रखता, ग्राहकों को कपड़े दिखाता, सर झुकाकर काम करता। कभी ऊंची आवाज नहीं, कभी शिकायत नहीं, मगर वो देखता था कि सब कुछ। दुकान में कैसे हिसाब होता है, कपड़े कैसे खरीदे जाते हैं, ग्राहक किस चीज पर राजी होता है और किस पर नाराज। जमालुद्दीन की कौन सी बात ग्राहक को पसंद आती है और कौन सी नाराज करती है। जुबैर की आंखें जमालुद्दीन से बेहतर ग्राहक पढ़ने लगी थीं। एक दिन एक ग्राहक आया, खुश्क मिजाज, जल्दी में। जमालुद्दीन उसे एक कपड़ा दिखा रहे थे जो ग्राहक को पसंद नहीं आ रहा था, मगर वो साफ नहीं कह रहा था। जुबैर ने दूसरी शेल्फ से एक कपड़ा उठाया, बिना किसी से पूछे, और धीरे से ग्राहक के सामने रख दिया। जनाब, शायद ये आपके काम का हो। ग्राहक ने देखा, उसकी आंखें चमकी। हाँ, ये वाला कितना है? जमालुद्दीन ने जुबैर को देखा, ताज्जुब से। ग्राहक ने वो कपड़ा खरीदा, पैसे दिए, खुश होकर गया। जब वो चला गया तो जमालुद्दीन ने जुबैर को पास बुलाया। तुझे कैसे पता था उसे क्या चाहिए? जुबैर ने कहा। उनकी आंखें देख रहा था। जो दिखाया जा रहा था उसमें दिलचस्पी नहीं थी, मगर उन्हें ऊनी चाहिए था, सस्ता नहीं, टिकाऊ। जमालुद्दीन खामोश रहे। उस दिन के बाद उन्होंने जुबैर को थोड़ी मजदूरी देनी शुरू की। महीने गुजरे, जुबैर के पास थोड़े पैसे जमा हुए। उसने एक टूटा हुआ जोड़ा खरीदा, जूतों का। मस्जिद में रात को एक पुराने लैंप की रोशनी में पढ़ता। जो किताबें मिलती, चाहे फेंकी हुई हों, पुरानी हों, उठा लाता। वो पढ़ना नहीं छोड़ रहा था। मुश्ताक मियां कहते, बेटे नींद कम मत कर। जुबैर कहता, चाचा सोने के लिए पूरी जिंदगी है, पहले समझना है। और फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने जुबैर की जिंदगी का रुख बदल दिया। जमालुद्दीन की दुकान पर एक आदमी आया, उम्र दराज, कोट पतलून में, हाथ में छड़ी। उसका नाम था हाजी इरफान। वो शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक थे। उन्होंने दुकान पर कुछ खरीदारी की और जाते जाते उनकी नजर जुबैर पर पड़ी, जो उनके लिए सामान पैक कर रहा था। बेटे, नाम क्या है? जुबैर। किसके बेटे? रशीद अहमद के। हाजी इरफान रुक गए। रशीद अहमद? जो? उन्होंने जमालुद्दीन की तरफ देखा। जो 3 साल पहले? जी वही। हाजी इरफान ने जुबैर को एक लम्हे के लिए गौर से देखा, फिर कुछ कहे बिना चले गए। जुबैर ने सोचा, बस यही बात थी। बीत गई। मगर अगले दिन सुबह जमालुद्दीन ने आकर कहा, जुबैर, हाजी इरफान ने तुझे बुलाया है। जुबैर हाजी इरफान के गोदाम पर गया। बड़ी जगह थी, कपड़ों के ढेर, मुनीम, मजदूर।
हाजी इरफान ने उसे बिठाया। तेरे बाप को मैं जानता था, अच्छा आदमी था। तू यहाँ क्यों है, घर क्यों नहीं? जुबैर ने सच बता दिया, पूरा, बिना लाग लपेट के। हाजी इरफान सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आया। जब बात खत्म हुई तो वो बोले, ठीक है, मेरे गोदाम में काम करेगा, तनख्वाह मिलेगी, रहने की जगह भी, मगर काम कड़ा है। जुबैर ने एक पल सोचा, कितना कड़ा? हाजी इरफान मुस्कुराए, तुझसे झेला जाएगा। जुबैर ने हाथ आगे बढ़ाया, मंजूर है। मगर जुबैर को क्या खबर थी कि जिस घर में वो कदम रख रहा है, उस घर में भी एक इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। हाजी इरफान का एक बेटा था, सलमान। सलमान की उम्र जुबैर से 3 साल बड़ी थी और सलमान को यह पसंद न था कि उसके बाप ने किसी यतीम को अपने घर में जगह दी। वो रोज जुबैर को छोटा जताता, तंग करता, कभी उसके काम में गलतियां निकालता, कभी सबके सामने उसे डांटता। जुबैर चुप रहता, मगर अंदर ही अंदर उस आग को और हवा मिलती जा रही थी जो रात के अंधेरे में, बर्फ में खड़े होकर उसके सीने में जली थी। भाग 1 भाग 2। जब भरोसा टूटता है। हाजी इरफान का गोदाम शहर के पुराने हिस्से में था। 3 मंजिला इमारत, नीचे माल का जखीरा, ऊपर दफ्तर और एक तरफ मजदूरों के लिए छोटे छोटे कमरे। जुबैर को उन्हीं कमरों में से एक मिला। छोटा था मगर अपना था। दीवारें थीं, छत थी, दरवाजे में कुंडी थी। पहली रात जब जुबैर ने वो कुंडी लगाई तो उसके हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गए। कुंडी लगाना यानी कोई बाहर से धकेल नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता। उसने खुद भी महसूस नहीं किया कि उसकी आंखें नम हो गईं। सुबह काम शुरू हुआ। हाजी इरफान के गोदाम में काम का एक पूरा निजाम था। माल आता, गांठें बंधी होती, हर गांठ पर निशान होता, हर निशान का हिसाब मुनीम के रजिस्टर में दर्ज होता। माल जाता, उसी तरह हिसाब। बीच में अगर 1 गज कपड़ा भी इधर उधर हो तो शाम की गिनती में पकड़ा जाता। जुबैर को शुरू में माल उठाने का काम दिया गया। भारी गांठें, कंधे दर्द करते, हाथों पर फफोले पड़े, मगर जुबैर ने कभी ये नहीं कहा कि थक गया हूं। वो काम करता और देखता रहता। हिसाब कैसे होता है, माल कहां से आता है, कौन सा व्यापारी भरोसेमंद है, कौन सा माल में मिलावट करता है, हाजी इरफान किस ग्राहक को कितनी छूट देते हैं और क्यों। हफ्ते भर में जुबैर को पूरे गोदाम का नक्शा ज़बानी याद हो गया। मगर सलमान की आंखें थीं, वो रोज नजर रखता था। सलमान हाजी इरफान का इकलौता बेटा था। 15 साल की उम्र में वो खुद को गोदाम का मालिक समझता था। बाप से ज्यादा वो खुद से मोहब्बत करता था। जब भी हाजी इरफान किसी की तारीफ करते, सलमान के दिल में चिंगारी उठती। और जब से जुबैर आया था, हाजी इरफान की नजर में उसके लिए एक अजीब किस्म की इज्जत नजर आने लगी थी। ये सलमान को बर्दाश्त न था। पहले हफ्ते उसने जुबैर की एक गांठ छुपा दी। शाम को गिनती में कमी पड़ी। मुनीम ने पूछा, जुबैर पर इल्जाम लगा? जुबैर ने कहा, मैंने सब गांठें रखी थीं। सलमान ने कहा, झूठ बोल रहा है। गांठ कहां थी? पुरानी शेल्फ के पीछे, वहां जहां सलमान ने रखी थी। हाजी इरफान ने ज्यादा नहीं कहा, मगर जुबैर को समझ आ गया कि खेल शुरू हो चुका है। उन दिनों जुबैर एक काम और करता था। रात को जब गोदाम बंद होता, जब मजदूर सो जाते, वो अपने कमरे में बैठकर एक पुरानी कॉपी में लिखता जो उसने दिन भर देखा। हिसाब के तरीके, कीमतों के उतार चढ़ाव, कौन से कपड़े की मांग किस मौसम में बढ़ती है, कौन से इलाके से माल सस्ता आता है, ये सब उसने किसी ने नहीं सिखाया था। अब्बास चाचा ने एक बात कही थी, बेटे, दुनिया की हर चीज एक जबान बोलती है, बस सुनना आना चाहिए। जुबैर सुन रहा था। 3 महीने बाद हाजी इरफान के गोदाम में एक बड़ा ऑर्डर आया। एक व्यापारी करीमुद्दीन को 500 गज एक खास किस्म का सूती कपड़ा चाहिए था। वो कपड़ा गोदाम में था, मगर हिसाब में गड़बड़ थी। किसी ने रजिस्टर में गलत दर्ज किया था। पता नहीं चल रहा था कि माल है या नहीं। मुनीम परेशान था। करीमुद्दीन का आदमी बाहर इंतजार कर रहा था। हाजी इरफान खुद आए। जुबैर पास में था, माल उठा रहा था। उसने हाजी इरफान को रुकते देखा, रजिस्टर देखते देखा, परेशान होते देखा। वो आगे आया। हाजी साहब, अगर इजाजत हो तो। हाजी इरफान ने देखा। क्या है? वो माल पिछले हफ्ते आई खेप में था। मैंने देखा था, पीली गांठ, नीला निशान, तीसरी शेल्फ में दाईं तरफ। मुनीम ने जाकर देखा, माल वहीं था। ऑर्डर पूरा हुआ। करीमुद्दीन का आदमी माल लेकर गया। हाजी इरफान ने जुबैर को देखा, एक लंबी, गौर करने वाली नजर से।
तुझे कैसे याद था? मैंने लिख रखा था। कहाँ? जुबैर ने अपनी कॉपी निकाली। हाजी इरफान ने उसे खोला, पन्ने पलटे, एक एक चीज पढ़ी। वो बहुत देर खामोश रहे, फिर बोले, तू मेरे दफ्तर में आ कल सुबह। उस रात सलमान ने यह सब देखा था और उस रात सलमान को नींद नहीं आई। अगले दिन हाजी इरफान ने जुबैर को गोदाम से दफ्तर में बुला लिया, मुनीम के पास बिठाया, कहा, हिसाब सीख। जुबैर ने सीखना शुरू किया। वो तेज था। महीने भर में उसने वो सब समझ लिया जो नए मुनीम को 6 महीने लगते। हाजी इरफान उससे राय मांगने लगे, छोटी छोटी बातों पर, और सलमान देखता रहा। फिर वो दिन आया, एक शाम जब हाजी इरफान किसी काम से बाहर गए थे। सलमान दफ्तर में आया। जुबैर अकेला था, रजिस्टर पर काम कर रहा था। सलमान ने दरवाजा बंद किया। सुन, जुबैर ने देखा। सलमान की आंखों में वो चीज थी जो जुबैर ने पहले भी देखी थी, मगर आज वो और गहरी थी। तू यहां से चला जा। जुबैर ने कलम रखी। क्यों? क्योंकि तू यहां का नहीं है। तू एक यतीम है जिसे मेरे बाप ने रहम में रखा है। रहम की मियाद खत्म हो गई। जुबैर ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर बोला, हाजी साहब ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं, आप मेरे मालिक नहीं हैं। सलमान का चेहरा लाल हो गया। मालिक नहीं हूं, ये मेरे बाप का कारोबार है। एक दिन यह सब मेरा होगा और उस दिन मैं तुझे इस शहर में भी नहीं रहने दूंगा। जुबैर ने उसकी आंखों में देखा। उस दिन की बात उस दिन होगी। सलमान गया। जुबैर वापस रजिस्टर पर झुक गया, मगर हाथ कांप रहे थे। गुस्से से नहीं, उस थकान से जो तब होती है जब आदमी हर तरफ से लड़ता लड़ता थक जाए। उसने कलम उठाई, लिखता रहा। हफ्ते गुजरे। सलमान चुप हो गया था ऊपर से, मगर जुबैर जानता था कि जो पानी दिखता नहीं वो ज्यादा खतरनाक होता है। और एक दिन वो खतरा आया। हाजी इरफान के एक पुराने दोस्त थे, ताहिर मियां। उनसे हाजी इरफान का पुराना लेन देन था। ताहिर मियां ने एक बड़ी रकम हाजी इरफान के पास अमानत रखी थी, कारोबार में लगाने के लिए। ये रकम एक खास रजिस्टर में दर्ज थी। वो रजिस्टर जुबैर के पास रहता था। एक सुबह हाजी इरफान ने जुबैर को बुलाया। उनके साथ ताहिर मियां थे। ताहिर मियां का चेहरा सख्त था। जुबैर, वो रजिस्टर लाओ। जुबैर ने रजिस्टर निकाला। हाजी इरफान ने खोला। वो पन्ना जिस पर ताहिर मियां की रकम दर्ज थी, उस पर स्याही फेरी हुई थी। हिसाब मिटा दिया गया था और नई इबारत लिखी थी, अलग हाथ से, मगर इस तरह जो मिलती जुलती थी। नई इबारत में रकम आधी थी। ताहिर मियां ने कहा, इरफान भाई, मेरी पूरी रकम कहाँ गई? हाजी इरफान का चेहरा संगीन हो गया। उन्होंने जुबैर की तरफ देखा। ये क्या है? जुबैर दंग था। हाजी साहब, मैंने ये नहीं किया। तेरे पास रजिस्टर था। जी, मगर और किसके पास था? जुबैर के जहन में बिजली सी कौन थी? सलमान को दफ्तर में आने जाने की पूरी आजादी थी। जुबैर जब बाहर जाता था, कभी कभी दफ्तर खुला छूट जाता था, मगर ये कहे कैसे, बिना सबूत के? हाजी साहब, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने ये नहीं किया। ताहिर मियां बोले, कसम से रकम वापस नहीं आती। हाजी इरफान बहुत देर खामोश रहे, फिर बोले, जुबैर, आज के बाद तू यहां नहीं रहेगा। जुबैर को निकाल दिया गया। उसी दिन उसका सामान जो था एक छोटी सी पोटली में आ गया। कॉपियां, एक पुराना कुर्ता, कुछ पैसे जो तनख्वाह के बचे थे। वो गोदाम से बाहर निकला। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, मगर जुबैर को महसूस नहीं हुई। वो चलने लगा। गली के मोड़ पर रुका, पीछे मुड़कर देखा। गोदाम की इमारत वहां थी, बड़ी मजबूत, बेपरवाह, और उस इमारत की ऊपरी मंजिल की खिड़की में सलमान खड़ा था। उनकी नजरें मिली। सलमान ने मुस्कुराया। जुबैर ने कुछ नहीं कहा, पलट गया, चलता रहा। मस्जिद वापस गया। मुश्ताक मियां थे, बूढ़े, कमजोर, मगर आंखों में वही गर्मी। जुबैर को देखते ही समझ गए। बैठ। जुबैर बैठ गया। बहुत देर कुछ नहीं बोला, फिर बोला, चाचा, मैंने कुछ नहीं किया था, मगर कोई माना नहीं। मुश्ताक मियां ने कहा, सच को एक दिन माना जाता है, मगर उस दिन तक बहुत सब्र लगता है। कितना सब्र? जितना खुदा देता है। जुबैर ने आंखें बंद की। उन दिनों पेट भरने का सवाल फिर सामने था। वो बाजार गया। इस बार वो सिर्फ मजदूरी नहीं ढूंढ रहा था, वो सोच रहा था। उसके पास जो पैसे थे तनख्वाह के, वो बहुत कम थे, मगर थे। उसने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो एक छोटे से व्यापारी के पास गया। नूरुद्दीन नाम था।
जो बाजार में छोटे कपड़े बेचता था। उसने कहा, मुझे थोड़ा माल दो, उधार पर, मैं बेच कर आता हूं। नूरुद्दीन ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उधार क्यों दूं? जमानत क्या है? जुबैर ने कहा, मेरी जबान। नूरुद्दीन हंसा। 12-13 साल का लड़का, यतीम, बेघर और जबान बेच रहा है। मैं 14 साल का हूं और जबान से बड़ी जमानत कोई नहीं होती। नूरुद्दीन ने एक पल सोचा, फिर उसे थोड़ा सा माल दिया, बहुत थोड़ा, बस आजमाने को। जुबैर ने वो माल उठाया और बाजार के उस हिस्से में गया जहां भीड़ होती थी। उसने आवाज नहीं लगाई, जैसे बाजार के दूसरे फेरी वाले लगाते हैं। वो बस लोगों के पास जाता, देखता, और जब कोई किसी दुकान के सामने रुककर सोचता दिखता तो वो उसके पास जाता और धीरे से कहता, आप जो ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है और दाम भी ठीक है। 3 में से 2 बार वो सही निकलता। शाम तक सारा माल बिक गया। नूरुद्दीन के पैसे लौट आए, थोड़ा मुनाफा रखा। नूरुद्दीन ने आंखें फैलाई। कल और माल चाहिए? जी। हफ्ते भर में जुबैर का एक छोटा सा रूटीन बन गया। सुबह माल लो, दिन भर बेचो, शाम को हिसाब करो, रात को मस्जिद में सो और हर रात अपनी कॉपी में लिखो कौन सी चीज कहां बिकी, किस वक्त भीड़ ज्यादा थी, किस ग्राहक ने क्या मांगा। धीरे धीरे उसकी समझ पक्की होती जा रही थी। 2 महीने बाद एक दिन बाजार में वो चल रहा था। एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसके पास ढेर सारे पुराने कपड़े थे, बिकते नहीं थे। चेहरे पर परेशानी थी। जुबैर रुका। क्या हुआ? बूढ़े ने बताया, मेरे पास ये माल है, कोई नहीं लेता, मगर मुझे पैसे चाहिए बेटे की दवा के लिए। जुबैर ने माल देखा। पुराने कपड़े थे, मगर अच्छे थे, बस साफ नहीं थे और उनकी कीमत गलत जगह ढूंढी जा रही थी। ये माल यहां नहीं बिकेगा, पुराने मोहल्ले की तरफ ले जाओ, वहां लोग ऐसे कपड़े लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। जुबैर ने एक पल सोचा, ठीक है, मैं ले जाता हूं, बेच कर आता हूं, आधा मुनाफा मेरा। बूढ़े ने राजी होकर सिर हिलाया। जुबैर ने वो माल उठाया। शाम तक सब बिक गया। बूढ़े को उसका हिस्सा दिया। बूढ़े की आंखें भर आईं। उस रात जुबैर ने अपनी कॉपी में लिखा, माल की कीमत माल में नहीं होती, जगह में होती है। महीने गुजरे। जुबैर का थोड़ा थोड़ा नाम बनने लगा बाजार के उस छोटे से हिस्से में। नूरुद्दीन उसे अब ज्यादा माल देता था, भरोसे के साथ। मगर एक दिन नूरुद्दीन ने खबर दी कि उसकी दुकान बंद हो रही है, किराया नहीं दे सकता। जुबैर के लिए ये एक और दरवाजा बंद होना था, मगर इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने नूरुद्दीन से कहा, आपका बचा हुआ माल मुझे दे दो, जो कीमत लगाओ वो दे दूंगा, किस्तों में। नूरुद्दीन ने कहा, तेरे पास इतना नहीं है। अभी नहीं, मगर होगा। नूरुद्दीन एक थका हुआ आदमी था। उसने ज्यादा बहस नहीं की, राजी हो गया। जुबैर के पास अब थोड़ा सा माल था, अपना। नूरुद्दीन का माल जुबैर के पास था, ज्यादा नहीं था, एक छोटी सी पोटली जितना, मगर वो उसका था। किसी का एहसान नहीं, किसी की रहमत नहीं, अपनी मेहनत के पैसों से लिया हुआ, किस्तों पर सही, मगर अपना। उस रात मस्जिद में जब जुबैर लेटा तो उसने उस पोटली को अपने सीने के पास रखा, जैसे कोई अपने पहले बच्चे को सुलाता है। मुश्ताक मियां ने देखा। सो जा बेटे, माल कहीं नहीं जाएगा। जानता हूं चाचा, मगर नींद नहीं आती। क्यों? जुबैर ने छत को देखा। इसीलिए कि पहली बार कुछ है जो मेरा है और डर लगता है कि कल सुबह उठूं और वो भी ना हो। मुश्ताक मियां खामोश रहे, फिर बोले, जो खुदा ने दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता, और जो उसने नहीं दिया उसे कोई रख नहीं सकता। जुबैर ने आंखें मूंद ली। अगली सुबह से काम शुरू हुआ, मगर इस बार जुबैर ने फेरी नहीं लगाई। उसने सोचा था, रात भर सोचा था। फेरी में एक ही आदमी, खुद ही माल उठाए, खुद ही बेचे, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसे किसी और की जरूरत थी। उसने बाजार में 2 लड़कों को देखा था, रफीका और अनवर। दोनों उसी जैसे थे, कोई ढंग का काम नहीं, दिन भर इधर उधर। रफीकट थोड़ा बड़ा था, 16 साल का, अनवर 14 का। जुबैर उनके पास गया। सुनो, दोनों ने देखा। मेरे साथ काम करोगे? रफीकट ने कहा। क्या काम? माल बेचना। मैं माल लाऊंगा, तुम बेचोगे, जो बिकेगा उसमें से हिस्सा मिलेगा। तनख्वाह नहीं, मुनाफे में हिस्सा। अनवर ने पूछा, अगर न बिका तो उस दिन कुछ नहीं मिलेगा। रफीकट ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है। 3 दिन में जुबैर ने देखा कि रफीका बेचने में अच्छा है। आवाज तेज थी,
गाहक को हंसाना जानता था। अनवर कमजोर था बेचने में, मगर माल ढोने में तेज था। रास्ते याद रहते थे उसे। जुबैर ने दोनों को उनकी जगह लगा दिया। रफीकर आगे गाहकों के सामने, अनवर पीछे माल की सप्लाई, जुबैर खुद हिसाब और माल की खरीद। पहले हफ्ते में जो हुआ वो जुबैर ने सोचा न था। अकेले जितना बिकता था उससे 1.5 गुना बिका। उसने अपनी कॉपी में लिखा, अकेला आदमी एक जगह होता है, 3 आदमी 3 जगह। महीना गुजरा, नूरुद्दीन की किस्त चुका दी। अब माल पूरी तरह उसका था और अब उसके पास थोड़ा सा सरमाया था अगले माल के लिए। मगर यहां एक मुश्किल थी। जुबैर जो माल खरीद रहा था वो खुदरा था, बाजार से। खुदरा में भाव ज्यादा होता है, मुनाफा कम बचता है। अगर थोक में माल मिले तो मुनाफा 2 गुना हो, मगर थोक वाले छोटे आदमी को माल नहीं देते। जुबैर ने सोचा। उसे याद आया, बाजार के एक कोने में एक बूढ़ा था, फारूक चाचा। कपड़े के थोक व्यापारी थे, मगर बीमार रहते थे। उनका बेटा शहर से बाहर था, दुकान पर खुद आना मुश्किल था। जुबैर उनके घर गया। उन्होंने दरवाजा खोला, थके हुए, कमजोर। कौन है? जुबैर, बाजार में काम करता हूं। क्या चाहिए? आपसे बात करनी थी। फारूक चाचा ने अंदर आने दिया। जुबैर ने उनके सामने सीधी बात रखी। आपकी दुकान बंद पड़ी है, माल वहां रखा है, मैं वो माल बेचूंगा, मुनाफे में हिस्सा आपको मिलेगा, आपको कहीं जाना नहीं। फारूक चाचा ने उसे देखा। तू कितने साल का है? 14 साल के लड़के पर भरोसा करूं? मेरे बाप का नाम रशीद अहमद था, आप जानते थे उन्हें? फारूक चाचा की आंखों में कुछ बदला। रशीद अहमद का बेटा है तू? जी। एक लंबी खामोशी। ठीक है, आजमा लेते हैं। फारूक चाचा की दुकान का माल मिला, थोक का माल, अच्छा माल। जुबैर ने रफीकट और अनवर को और ज्यादा इलाके में फैलाया। खुद नए गाहक ढूंढने निकला। छोटी दुकानें जो थोक से नहीं खरीद सकती थीं, मगर खुदरा से भी ज्यादा लेती थीं। बीच का रास्ता वो जुबैर था। 1 महीने में फारूक चाचा को उनका हिस्सा मिला। उन्होंने गिना, आंखें चौड़ी हुईं। इतना? जी। अगले महीने भी? इंशाअल्लाह इससे ज्यादा। मगर जिंदगी ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। एक शाम जुबैर बाजार से लौट रहा था। रात उतर रही थी, गलियां खाली होने लगी थीं। एक गली के मोड़ पर 3 लड़के मिले। बड़े थे, 17-18 के। उनका कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि दूसरों का काम बिगाड़े। रुक, जुबैर रुक गया। थैले में क्या है? दिन की कमाई। निकाल। जुबैर ने थैला देखा, उसमें पूरे दिन का पैसा था, फारूक चाचा का हिस्सा भी, अपना भी। उसने पैसे दे दिए। लड़के चले गए। जुबैर वहीं खड़ा रहा, खाली हाथ। फिर वो मस्जिद गया, मुश्ताक मियां को बताया। मुश्ताक मियां ने कहा, फारूक चाचा को क्या बताएगा? सच, और अगर वो गुस्सा हो तो मैं कल से फिर कमाऊंगा और उनका हिस्सा दूंगा। मुश्ताक मियां ने जुबैर को देखा। तुझे डर नहीं लगता? जुबैर ने एक पल रुककर कहा, लगता है, मगर डर से रुकना नहीं सीखा। फारूक चाचा ने सुना, गुस्सा नहीं हुए। बोले, बेटे, ये पहली बार नहीं हुआ बाजार में और आखिरी बार भी नहीं होगा, मगर जो आदमी ऐसे वक्त में सच बोले वो भरोसे के काबिल है। और उन्होंने अगले महीने का माल पहले से दे दिया। वक्त बीतता रहा। जुबैर 15 का हुआ। अब उसके साथ रफीकर और अनवर के अलावा 2 और लड़के थे। छोटा सा गिरोह था, सब यतीम थे, सब भूखे थे, सब मेहनत करते थे। जुबैर उनका ख्याल रखता था। जब कमाई अच्छी होती सबको खाना खिलाता, जब कम होती खुद कम खाता। रफीका ने एक दिन कहा, जुबैर भाई, तू खुद क्यों कम खाता है? क्योंकि मैंने ज्यादा मांगा था इस काम से, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा मेरी। रफीका ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, मगर उस दिन के बाद रफीका 2 गुनी मेहनत से काम करने लगा। उस साल की सर्दियों में एक रात जुबैर मस्जिद में बैठा अपनी कॉपी में कुछ लिख रहा था। बाहर हवा चल रही थी, ठंड थी। उसे याद आई वो रात, बर्फ, शाहीना बेगम का चेहरा, बंद दरवाजा। उसने कलम रोकी। 3 साल हो गए थे। 3 साल में उसने क्या पाया? एक छोटा सा कारोबार, 5 लड़के जो उस पर भरोसा करते थे, थोड़ी सी इज्जत बाजार में और बहुत सारी तकलीफें। उसने सोचा, क्या शाहीना बेगम को खबर है कि वो जिंदा है? शायद नहीं, शायद उन्होंने समझा होगा। वो उस रात बर्फ में खत्म हो गया। जुबैर के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। खत्म नहीं हुआ,
मुश्ताक मियाँ की तबीयत उस सर्दी में बिगड़ी। बुखार था, खांसी थी। जुबैर उनकी देखभाल करता था, दवा लाता, खाना बनाता, रात को पास बैठता। एक रात मुश्ताक मियाँ ने कहा, जुबैर, जी चाचा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटे, ये उम्र है, ठीक नहीं होती। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। मगर मुझे एक बात कहनी थी। कहिए। तू इस मस्जिद में आया था जमी हुई ठंड में, बेहोश। मैंने सोचा था एक रात रखूंगा, फिर जाएगा। उनकी आंखें भर आईं। मगर तू रहा और तूने इस बूढ़े की जिंदगी में रोशनी ला दी। जो मेरी औलाद न कर सकी वो तूने किया। जुबैर की आंखें भर आईं। चाचा, चुप, रोना नहीं, मैं वसीयत करना चाहता हूं। क्या? मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस मस्जिद के एक कोने के और ये दुआ के। वो दुआ तेरे लिए है। और एक बात, जब तू बड़ा हो जाए ये मत भूलना कि तू कहां से आया था। जुबैर ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। नहीं भूलूंगा। 2 हफ्ते बाद मुश्ताक मियां चल बसे। फजर की नमाज के बाद चुपचाप, जैसे सो गए हों। जुबैर ने उनकी तजहीज ओ तकफीन का इंतजाम किया। खुद गुस्ल दिया, खुद कंधा दिया। कब्र के पास खड़ा रहा जब तक मिट्टी न पड़ गई। लोगों ने देखा, एक 15 साल का लड़का, आंखें सूखी, चेहरा पत्थर जैसा। रो नहीं रहा था मगर अंदर से टूट रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे 3 साल पहले टूटा था। मस्जिद के इमाम ने जुबैर को रहने दिया। मुश्ताक भाई का भरोसेमंद है, रहा। जुबैर रहा, मगर अब उसके अंदर एक बदलाव आ गया था। मुश्ताक मियाँ के जाने के बाद उसके अंदर जो खालीपन था उसे उसने काम से भरा और काम में वो डूब गया। 16 साल की उम्र में जुबैर ने पहली बार एक दुकान किराए पर ली। बहुत छोटी थी, बाजार के पिछले हिस्से में, जहां भीड़ कम थी, मगर उसकी अपनी थी। दुकान के बाहर उसने कोई नाम नहीं लगाया। रफीकन ने पूछा, नाम क्यों नहीं? अभी वक्त नहीं आया। कब आएगा? जुबैर मुस्कुराया, जब नाम लगाने की वजह हो। दुकान चली, धीरे धीरे, मगर चली। जुबैर का तरीका अलग था। बाजार के दूसरे दुकानदार ग्राहक को बुलाते थे। आइए, देखिए, लीजिए। जुबैर पहले सोचता था, ग्राहक को क्या चाहिए, वो क्यों आया है, उसके घर की हालत क्या होगी, उसकी जेब में कितना है, और फिर उसी हिसाब से बात करता। कभी किसी को ज्यादा चीज नहीं बेची, जो जरूरत थी वही दिया। लोगों को यह बात अजीब लगती। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, तुमने मुझे कम माल दिया, ज्यादा बेच सकते थे। जुबैर ने कहा, जो तुम्हें काम का नहीं था वो क्यों बेचता? तुम वापस आते हो इसीलिए कि मैंने तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं किया। ग्राहक ने सोचा। वो वापस आया और अपने 2 दोस्त लेकर आया। उन दिनों एक आदमी बाजार में चर्चा का मौजू था, खालिद बेग, शहर का एक बड़ा कपड़ा व्यापारी। उसकी दुकानें 3 जगह थीं। उसका रसूखा था, मगर उसका तरीका था छोटे दुकानदारों को दबाना, उनके ग्राहक छीनना, और अगर कोई आगे बढ़ता दिखे तो उसका रास्ता बंद करना। जुबैर की दुकान चलने लगी थी, छोटी मगर नाम हो रहा था। खालिद बेग की नजर पड़ी। उसने जुबैर के आपूर्तिकर्ताओं, फारूक चाचा और दूसरों को दबाया। इस लड़के को माल मत दो। फारूक चाचा ने जुबैर को बुलाकर बताया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बेटे, मुझे माफ कर, खालिद बेग बड़ा आदमी है, मैं उससे नहीं लड़ सकता, वो मेरी दुकान बंद करवा देगा। जुबैर ने उनका हाथ थामा। चाचा, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, आप परेशान ना हो। वो वहां से निकला और उसने सोचना शुरू किया। माल का रास्ता बंद हो गया था शहर के अंदर से। जुबैर उस रात मस्जिद में बैठा रहा, बहुत देर तक, अकेला, अंधेरे में, और उसके सामने वही पुरानी कॉपी थी जिसमें उसने सालों से हर बात लिखी थी, हर हिसाब दर्ज किया था, हर सबक जो जिंदगी ने दिया था वो कलम से उतारा था। उसने उस रात कॉपी नहीं खोली, बस उसे हाथ में पकड़े रहा और सोचता रहा कि जब खालिद बेग ने शहर के अंदर के सब रास्ते बंद कर दिए हैं तो शहर के बाहर से रास्ता क्यों ना खोजा जाए। अगली सुबह जुबैर ने रफीक को बुलाया और कहा, हम शहर से बाहर जाएंगे, उन गांवों में जहां कपड़े का बाजार नहीं है, जहां लोग दूर दूर से आकर शहर में खरीदते हैं, और हम उनके पास खुद जाएंगे। रफीका ने पूछा, वहां कौन जानता है हमें, वहां कोई भरोसा क्यों करेगा? जुबैर ने जवाब दिया, इसीलिए जाएंगे कि वहां कोई नहीं जानता, ना खालिद बेग जानता है, ना उसकी दुश्मनी पहुंची है। वहां जमीन साफ है, और साफ जमीन पर जो बीज बोया जाए वो बेरोक टोक उगता है। वो दोनों निकले पैदल, एक पुरानी बोरी में थोड़ा सा माल लेकर
जो जुबैर ने शहर से दूर एक छोटे कस्बे के थोक बाजार से खरीदा था, जहां खालिद बेग की पहुंच नहीं थी। पहले गांव में लोगों ने उन्हें शक की नजर से देखा, बच्चों ने पीछा किया, बूढ़ों ने सवाल किए, मगर जुबैर ने अपना माल फैलाया, दाम वाजिब रखे और किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं बेचा। एक बुजुर्ग औरत ने एक कपड़ा उठाया, उसे परखा और कहा, यही चाहिए था मुझे, शहर जाती तो 3 गुना देती। जुबैर ने कहा, अब मत जाइए शहर, मैं खुद आया करूंगा। वो बात उस गांव में फैल गई और जब वो दोनों शाम को वापस चले तो बोरी खाली थी और जेब में पैसे थे, उससे कहीं ज्यादा जितनी उम्मीद थी। हफ्ते में 3 गांव, फिर 5, फिर 8। जुबैर का रूटीन बन गया और धीरे धीरे अनवर और बाकी लड़के भी अलग अलग रास्तों पर निकलने लगे। हर एक अपना इलाका, हर एक अपनी पहचान। जुबैर खुद सबसे दूर और सबसे मुश्किल रास्ते लेता था। पहाड़ की तलहटी के वो गांव जहां सड़क नहीं थी, जहां पैदल घंटों चलना पड़ता था, जहां कभी कभी रात भी वहीं गुजारनी पड़ती थी, किसी अजनबी की छत के नीचे। उन सफरों में उसने एक चीज देखी जो उसने पहले नहीं देखी थी, लोगों की असली जरूरत, वो जरूरत जो बाजार में नजर नहीं आती मगर घरों में साफ दिखती है। उसने अपनी कॉपी में लिखा, बाजार वो जगह है जहां लोग आते हैं, मगर असली कारोबार वहां होता है जहां लोग रहते हैं। 17 साल की उम्र में जुबैर के पास 3 चीजें थीं जो 3 साल पहले नहीं थीं। एक छोटी मगर चलती हुई दुकान, 5 लड़के जो उसके साथ थे और उस पर भरोसा करते थे, और शहर के बाहर के उन गांवों में एक नाम जो लोग जबान से लेते थे मगर जो नहीं था, वो था सरमाया, असली सरमाया जिससे कारोबार को बड़ा किया जा सके। उसी जमाने में एक दिन बाजार में जुबैर को किसी ने पीछे से आवाज दी, जुबैर! उसने पलटकर देखा, सामने हाजी इरफान खड़े थे। उम्र ज्यादा हो गई थी, बाल सफेद हो गए थे, मगर आंखें वही थीं। जुबैर का दिल एक पल के लिए ठहरा। वही हाजी इरफान जिन्होंने उसे निकाला था, जिन्होंने बिना सुने यकीन कर लिया था कि वो चोर है। हाजी इरफान आगे आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी थी, वो शर्मिंदगी जो बड़े लोगों को तब होती है जब वो जानते हैं कि गलती हुई मगर माफी मांगना आता नहीं। बोले, बेटे, सुना है तेरा कारोबार चल रहा है? जी, अल्लाह का करम है। मुझे मालूम हुआ, उन्होंने रुककर कहा, मुझे मालूम हुआ कि वो रजिस्टर, वो काम सलमान ने किया था, मेरे ही बेटे ने। जुबैर खामोश रहा। उसने खुद बताया, 2 साल बाद जब उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी और उसे लगा शायद बच न पाए। हाजी इरफान की आंखें झुक गईं। बच गया वो, मगर जो उसने बताया उसके बाद मुझे रातों को नींद नहीं आती कि मैंने रशीद अहमद के बेटे के साथ क्या किया। जुबैर ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाजी साहब, जो हुआ वो हो गया और शायद अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर मैं वहां रहता तो यहां तक नहीं पहुंचता। हाजी इरफान ने उसे देखा और उनकी आंखों में पानी आ गया। बेटे, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? जुबैर ने एक पल रुककर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाजी साहब, माफी तो उस दिन ही दे दी थी जिस दिन आपने निकाला था। उस दिन भी मेरे दिल में आपके लिए बुराई नहीं थी, क्योंकि आपने मुझे आसरा दिया था, और जब इंसान धोखा खाता है तो यकीन खो देता है। यह उसका कसूर नहीं। हाजी इरफान ने उसी दिन जुबैर को एक काम की पेशकश की। उनके पास एक गोदाम था जो बंद पड़ा था। अगर जुबैर उसमें अपना माल रखे और वहां से काम करे तो किराया नहीं लेंगे। बस यही कि जब कारोबार जमे तो हाजी इरफान के साथ हिस्सेदारी हो। जुबैर ने शर्त मांगी, हिस्सेदारी मंजूर है, मगर कारोबार का फैसला मेरा होगा, सलमान का दखल नहीं होगा। हाजी इरफान ने बिना देर किए कहा, मंजूर। उस गोदाम में जब जुबैर पहली बार दाखिल हुआ, उसने उसी दरवाजे को देखा जिससे वो 3 साल पहले खाली हाथ निकला था, और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो दर्द और शुक्र दोनों से मिलकर बनती है। अगले 2 साल जुबैर ने वो काम किया जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। गोदाम से माल सीधे गांवों तक पहुंचाने का एक पूरा निजाम बनाया। रफीकट एक तरफ का जिम्मेदार, अनवर दूसरी तरफ का, और जुबैर खुद हिसाब और नए रिश्तों का। खालिद बेग को खबर मिली, मगर जब तक मिली तब तक जुबैर इतना आगे जा चुका था कि उसे रोकना आसान नहीं था। खालिद बेग ने एक बार आकर जुबैर को धमकी दी, अभी छोटा है, ज्यादा उड़ेगा तो पर कट जाएंगे। जुबैर ने उसकी आंखों में देखकर कहा,
मेरे पर उस रात कट गए थे जब मैं 12 साल का था और बर्फ में नंगे पांव खड़ा था। उसके बाद जो उगे हैं वो पत्थर के हैं, काटने से नहीं टूटते। खालिद बेग चला गया और वापस नहीं आया। 19 साल की उम्र में जुबैर ने पहली बार अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई। उस पर लिखा था रशीद अहमद एंड सन्स, कपड़ा व्यापार। रफीक ने पूछा, सन्स, तू अकेला है? जुबैर ने कहा, बाप का नाम लगाया है, और सन्स इसलिए कि बाप की मेहनत की कमाई कभी अकेले एक इंसान तक नहीं रहती, वो आगे जाती है। उस तख्ती को लगाते वक्त जुबैर की आंखें नम हुईं, पहली बार सालों में खुलकर। 21 साल का हुआ। कारोबार अब सिर्फ शहर और गांव तक नहीं था, दूसरे शहरों में भी उसके खरीदार थे। उसका माल जाता था, उसका नाम था। हाजी इरफान अब बूढ़े हो चले थे। कारोबार की बात वो जुबैर पर छोड़ चुके थे और जुबैर ने कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा। सलमान कभी कभी दिखता था, चुप, सिमटा हुआ। वो तेजी उसमें नहीं थी जो पहले थी। जुबैर ने कभी उससे बदला नहीं लिया, कभी उसे नीचा नहीं दिखाया, बस उससे एक फासला रखा, न दुश्मनी न दोस्ती। रफीका ने एक बार पूछा, सलमान के साथ तू ऐसा क्यों है? उसने तेरे साथ जो किया उसे सजा क्यों नहीं? जुबैर ने कहा, जो इंसान खुद अपनी जमीर के सामने खड़ा ना हो सके उसे मेरी सजा की जरूरत नहीं, वो अपनी सजा खुद है। और फिर वो दिन आया जिसका जिक्र इस दास्तान में होना जरूरी है। जुबैर 22 साल का था। एक शाम वो बाजार से गुजर रहा था। अच्छे कपड़े, इत्मीनान का चेहरा। वो जुबैर जो 12 साल की उम्र में बर्फ में ठिठुर रहा था, उससे बिल्कुल अलग, मगर अंदर से वही। उसने एक गली में एक औरत को देखा, बुजुर्ग, झुकी हुई, एक पुरानी चादर ओढ़े, एक दुकान के बाहर बैठी कुछ मांग रही थी। जुबैर रुका, उस औरत का चेहरा देखा, दिल एक पल के लिए जम गया। शाहीना बेगम, वही शाहीना बेगम जिसने उसे रात के अंधेरे में, बर्फ में 12 साल की उम्र में निकाल दिया था। 10 साल में वो इस तरह बदल गई थीं जैसे जमाने ने उन्हें हाथों में लेकर निचोड़ दिया हो। चेहरे पर झुर्रियां, आंखें ढंसी हुई, कपड़े मैले, हाथ कांपते हुए। जुबैर वहीं खड़ा रहा। उसके जहन में 10 साल का सफर एक पल में गुजर गया। वो बंद दरवाजा, वो बर्फ, वो ठंड जो हड्डियों में उतर गई थी, वो रात जब वो बेहोश होकर मस्जिद की सीढ़ियों पर गिरा था। उसके दिल में क्या आया? गुस्सा? बदले का जज्बा? नहीं, एक अजीब सी खामोशी जो तब होती है जब इंसान देखता है कि जिंदगी ने खुद हिसाब कर दिया। जुबैर उस औरत के पास गया, घुटनों के बल बैठा ताकि उनकी आंखों के बराबर हो सके। शाहीना बेगम ने उसे देखा, पहले पहचाना नहीं, फिर आंखें फैली और उन आंखों में वो सब आ गया जो 10 साल में उन पर गुजरी थी। बोली, नहीं, बस देखती रही। जुबैर ने पूछा, नाहिद और शब्बीर कहाँ हैं? आंखें झुक गईं। नाहिद की शादी हो गई, दूर चली गई। शब्बीर? एक लंबी खामोशी। शब्बीर नहीं रहा। जुबैर ने कुछ नहीं कहा। घर गया, बाप की जायदाद में झगड़ा हुआ, कर्ज हुआ, जो था सब गया। शाहीना बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे और उन आंसुओं में वो शर्म थी जो शायद उन्होंने 10 साल से अंदर छुपा कर रखी थी। बोली, जुबैर, मुझे माफ कर। जुबैर ने उनकी बात सुनी। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हुईं और उस पल में उसे मुश्ताकत मियां याद आए, अब्बास चाचा याद आए और अपने बाप का चेहरा याद आया जो हमेशा कहते थे कि नेकी का बदला नेकी से देना फर्ज है, मगर बुराई का बदला माफी से देना इंसान को इंसान बनाता है। उसने आंखें खोली और कहा, माफी तो अल्लाह देता है, मेरे पास देने के लिए बस इतना है। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, उतने जितने 1 महीने का खर्च हो, और शाहीना बेगम के हाथ में रख दिए। शाहीना बेगम कांपने लगी। यह क्यों? इसलिए कि आपने मुझे उस रात घर से निकाला, और उस रात अगर आपने नहीं निकाला होता तो मैं इस जगह तक कभी नहीं पहुंचता। जुबैर उठा और बोला, इसलिए ये मेरी तरफ से शुक्रिया है, और वो आगे चल दिया। उस रात जुबैर अपने कमरे में बैठा था। अब उसके पास एक ढंग का कमरा था, एक मेज थी, एक चिराग था। उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली, वही कॉपी जो उसने सालों पहले शुरू की थी, जिसके पन्ने पुराने हो गए थे, जिसकी स्याही जगह जगह फैल गई थी। आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, बर्फ में जो बीज दबाया जाता है वो मरता नहीं,
बस उसे उगने में वक्त लगता है। कलम रखी, चिराग की लौ काम थी, और उस कमरे में उस रात वो 12 साल का लड़का जो एक बार बर्फ में अकेला खड़ा था, अब एक पूरा इंसान था। टूटा हुआ नहीं, झुका हुआ नहीं, बस खड़ा।